डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस हम कर चुके हैं प्लस टू के सिलेबस के हिसाब से। और उसके बाद की जो चीजें हायर स्टडीज में हैं, तो हम जो प्लेलिस्ट हमारी हायर क्लासेस के लिए उसमें आप देख सकते हैं फ्रेजनल बाइप्रिज्म और उसके आगे की चीजें। और जो बच्चे जेई एडवांस के लिए इंटरेस्टेड हैं वो भी उन वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल क्योंकि फंडामेंटल सीरीज है ये, तो मैं प्लस टू के सिलेबस के हिसाब से ही चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दूसरा टॉपिक लेके आया है डायफ्रैक्शन। आल दो मैं सिलेबस के हिसाब से चलने की कोशिश जरूर कर रहा हूँ, पर जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है समझने की, जो विचारधारा है हमारी, वो हमारी कंसंट्रेटेड है डीप अंडरस्टैंडिंग पे, ना कि उन अंडरस्टैंडिंग पे जैसे कि इस वीडियो में। हालांकि ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ डायफ्रैक्शन को समझने के लिए है, डायफ्रैक्शन के डेफिनेशन के अबाउट ही है। बट एंड बिग बट इज दैट वी हैव टू कंसिडर एवरी पार्ट ऑफ दैट। मैं डेफिनेशन को थोड़ा इलेबोरेट कर रहा हूँ, थोड़ा और समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप मेरे साथ आइए, जानिए कि कि क्या कोहेरेंस डायफ्रैक्शन से कपल्ड है, क्या इंटरफेरेंस कोहेरेंस से कपल्ड तो है पर डायफ्रैक्शन से भी जुड़ा हुआ है। तो इन सब बातों को हम जानेंगे, और इसके लिए हम शुरू करते हैं वहीं से जहां से हमने इंटरफेरेंस समझा था, यानी कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाट इज मोर फंडामेंटल, डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस? तो पहले तो मैंने आपको इंटरफेरेंस पढ़ाया है, फंडामेंटल कौन होगा, डायफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस? चलो जो भी है, हम इसके आंसर को समझने की कोशिश करेंगे विद द टाइम। फिलहाल मैंने आपके सामने यंग डबल स्लिट का सेट दिखाया है, आपको आता है, आपके लिए रिवीजन हो जाएगा अगर आपको आता है तो। मैं जस्ट एक बार रिकैप कर रहा हूँ। इसमें एक लाइट सोर्स होता है, उसका आगे कुछ हम लगाते हैं कोलिमेट करने के लिए लेंस की फॉर्म में। और फिर हमारे पास आगे एक सिंगल स्लिट आता है, जहाँ पे जो हमारे पास लाइट है वो एक प्लेन वेव के रूप में आती है, और फिर वहां से एक पैटर्न एनवेलप की तरह बनता हुआ दिख रहा है जो आगे प्रोपेगेट कर रहा होगा। और यहाँ पे एक छोटा सा स्लिट है, और ये स्लिट जो है वर्क करता है एज ए न्यू सोर्स ऑफ लाइट, जिसको हम हाइजन प्रिंसिपल के हिसाब से वेवलेट कहते हैं। राइट? तो ये सब आपको पता है। यहाँ पे सिंगल सोर्स है, तो क्या आपको लगता है, सिंगल सोर्स है क्योंकि स्लिट सिंगल है, और क्योंकि स्लिट सिंगल है तो मुझे ये बताइए इंटरफेरेंस होगा क्या? नहीं हो, नहीं होगा ना। तो क्या होगा, कुछ तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पता नहीं क्या होगा। अबे क्या होना जो है ना, ये डिपेंड करता है किन दो फैक्टर्स पे, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। पर जब डबल स्लिट की फॉर्मेशन की हम बात करते हैं, तो यहाँ से जो दो रेडिएशन आपकी जा रही हैं उन दो होल्स की तरफ, मैंने आर्बिट्री दो पॉइंट ली, बाकी तो छूट गए, बाकी तो स्कैटर्ड हो गए वहां से। तो जो दो पॉइंट पे जो लाइट हमारी पहुंची, अब यहाँ पे भी हाइजन प्रिंसिपल के हिसाब से ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट दोनों जगह ट्रीट करवाएगी। अगर मैं इसमें से किसी एक पे फिंगर रख दूं, थंब रख दूं अपना, तो मेरे पास फिर से डबल स्लिट सिंगल स्लिट के रूप में आ जाता है। तो यानी कि जैसा मेरा सिंगल स्लिट है, वैसे ही डबल स्लिट में दो सिंगल स्लिट है, ऐसा कह दे। तो जो पैटर्न है वो भी कैसा बनेगा, वैसे बनेगा जैसे डायफ्रैक्शन में पहले पार्ट में बना था सिंगल स्लिट पे। ठीक है, डायफ्रैक्शन होता है नहीं होता हम बात की बात है, पर सिंगल स्लिट पे जैसा पैटर्न बना था, वैसा ही कुछ पैटर्न मेरे पास डबल स्लिट में भी इंडिविजुअली बनना चाहिए। और वहां पे दो सोर्स हैं, अगर मैं इसमें ज्यादा स्लिट कर दूंगा तो उन सब पे भी डायफ्रैक्शन होना चाहिए था। ये वाला पार्ट तो हर एक पे होगा ना। इंटरफेरेंस इसके बाद होता है। और बाद क्यों होता है इसके? देखिए, ये जो दो आपके पास पैटर्न डेवलप हो रहे हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट से, जो रेडिएशन एमिट हो रही है, अपना वेव फ्रंट बना रही है, और उनके जो लोकस को आप मिलाएंगे तो आप पाएंगे कि ये जब आपस में इंटरफेयर करते हैं, मीट करते हैं, एड अप होते हैं, तो एक कंस्ट्रक्टिव एडिशन होता है, एक डिस्ट्रक्टिव एडिशन होता है, और जिसके हिसाब से मेरे पास एक इंटेंसिटी का पैटर्न बनता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। और यहाँ पे इंटेंसिटी बराबर होती है, राइट? अगर वेवलेंथ सेम है, फ्रिक्वेंसी सेम है, मतलब एम्पलीट्यूड भी सेम है मान लेते हैं, फेज कांस्टेंट है, फेज डिफरेंस नहीं है मान लेते हैं, तो हमारे पास एक बहुत अच्छे कंट्रास्ट का स्पेक्ट्रम दिखता है, जैसे मैंने आपको बना के बताया। तो ये तो हुआ इंटरफेरेंस। तो इसका मतलब
कि जो इंटरफेरेंस है वो बेसिकली मॉड्यूलेट हुआ है डायफ्रैक्शन से। क्योंकि जब 2 स्लिट थे या 3 स्लिट भी ले लें, 4, हर एक पे तो पैटर्न वैसा ही बनना है जैसा सिंगल स्लिट को बनना है। तो यानी कि हमने समझा कि सिंगल स्लिट से जो बनता है वो कुछ डायफ्रैक्शन होता है। पर एग्जैक्टली अभी डायफ्रैक्शन क्या होता है ये मैंने नहीं बताया। अभी बताना भी नहीं है, धीरे-धीरे चलते हैं, धीरे-धीरे समझते हैं हम इसको। पहली बात तो हम समझने की कोशिश ये करेंगे कि डायफ्रैक्शन के लिए चाहिए क्या मुझे? तो व्हाट डू वी नीड टू हैव डायफ्रैक्शन? आपको क्या चाहिए? सोचिए। तो हमारे को कुछ एक एज जैसी कोई चीज चाहिए। अब छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अंधेरा हो या फिर रात का टाइम हो, आप लाइट की तरफ आंख करके खड़े हो जाओ थोड़ा सा, और आंखें की पुतली नॉर्मली आप अपनी आंख क्यों कर लोगे, क्लोज कर लोगे। हो गया, क्लोज हो गया। अब आंखों पे ना आपके बाल होते हैं थोड़े से, बालों को है ना, जो डायमीटर है पता करना कितना होता है। तो इतना होता है, स्मॉल होता है वो। आज काम करता है, उस लाइट को आपकी आंखों तक पहुंचने नहीं देता। तो बस आंख आप थोड़ी सी खोल के रखेंगे, सिर्फ बालों का इन्फ्लुएंस नजर आए, तो आपको क्या नजर आएगा? आपको अजीब अजीब टाइप के रिंग्स बनते हुए नजर आएंगे। बेसिकली वहां पे भी डायफ्रैक्शन फिनोमेना हो रहा होता है। तो डायफ्रैक्शन के लिए जरूरी क्या है? यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए ब्लेड लिया। ब्लेड के एज बड़े शार्प होते हैं। किसी भी चीज को अगर आप शार्पली कट करोगे तो क्या बनाएगा? एक नुकीले सा आगे होगा, राइट, एक पिन पॉइंट सा होगा। तो वहां से क्या है, डायफ्रैक्शन होने के चांस रहते हैं। डायफ्रैक्शन सिर्फ लाइट का नहीं होता, ये बात याद रखेंगे, साउंड का भी होता है। तभी तो अगर आपके मम्मी किसी और रूम में है, आवाज आप तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो साउंड का वेवलेंथ अलग है, लाइट का वेवलेंथ अलग है। तो दोनों की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, बट डायफ्रैक्शन होता है। और होता ये है कि कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर डेफिनेशन की बात करते हैं, मैं रीड आउट कर देता हूँ आपके लिए। Diffraction occurs when a light or sound wave passes very close to edge of an object or through a opening, and that opening should be tiny one. Tiny का मतलब क्या है, मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा आपको। ठीक है, बड़ा अजीब सा वर्ड है यहाँ पे टाइनी। तो जैसे कि स्लिट और अपर्चर, तो हम तो समझने चले थे डायफ्रैक्शन को। डायफ्रैक्शन में हमने समझा कि डायफ्रैक्शन को तो बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं कि डायफ्रैक्शन के लिए चाहिए क्या। तो पता लगा एक ऑब्स्टेकल चाहिए लाइट के रास्ते में, और ऑब्स्टेकल कैसा हो, एक एज के रूप में हो, राइट। ये बात समझ में आई। तो स्लिट और अपर्चर को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जहां तक अपर्चर और स्लिट को समझने की कोशिश है, तो आप एक पेपर ले लीजिए और उस पेपर में एक छोटा सा होल कर दीजिए। एक्चुअली अगर ये मेटल शीट है और इसमें छोटे छोटे होल करूं, तो इसको हम और इफेक्ट कहते हैं। तो अपर्चर जो है उसका छोटा रूप है, जहां पे हम ऑप्टिकल लाइट के फ्लो होने की बात कर सकते हैं। कि लाइट इस तरफ है तो उस छोटे से छेद से लाइट इससे उस तरफ आ जाएगी, तो इसको हम कहते हैं अपर्चर। क्या कहते हैं हम इसको? अपर्चर। ये होल देखिए, यहाँ से लाइट होगी तो इधर आ जाएगी बस। तो इसको हम कहते हैं अपर्चर। कैमरे में देख लेना, कैमरे का लेंस है, वहां पे शटर लगा लेते हैं, तो उसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, तो अपर्चर भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इस तरह से कहते हैं। अब ये सर्कुलर हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये पॉलीगन टाइप भी हो सकता है, इवन स्क्वायर भी हो सकता है, पर होना चाहिए छोटा, होल जैसा ही होना चाहिए, राइट। तो ये हमारा हो गया अपर्चर। कई बार हम रेक्टेंगुलर अपर्चर ले लेते हैं, इस तरीके वाला। इस तरह के रेक्टेंगुलर अपर्चर को हम कहते हैं स्लिट। इस तरह के रेक्टेंगुलर अपर्चर को हम कहते हैं स्लिट। ये भी जितनी बड़ी आपको दिख रही है ना, यहाँ पे कुछ एमएम्स में दिख रही है। लाइट के केस में ये एमएम में नहीं होती, ये होगी माइक्रोमीटर की रेंज में। ठीक है, ये समझ लेना आप। और इन सबको मिला के हम कहते हैं अपर्चर। तो तीनों अपर्चर, स्लिट भी एक अपर्चर ही होता है, बट रेक्टेंगुलर होगा, राइट। ये बात समझ में आ गई। पर हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं। चाहे मैंने ब्लेड का एग्जाम्पल लिया हो, चाहे अपने आंखों के बाल का एग्जाम्पल लिया हो, ये तो इनमें से कुछ भी फॉर्म नहीं करते, क्योंकि हम उन्हें ऑब्स्टेकल कहते हैं। ठीक है, शार्प एज ऑब्स्टेकल्स हैं। जैसे नीडल हो सकता है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया, या फिर सिंपल एक वॉल टाइप का साउंड के केस में कहेंगे, तो बिल्कुल अगर पतली थिन स्लेट ले लें, प्लेट ले लें, ठीक है, या कुछ भी ले लें, तो दैट कैन आल्सो वर्क एज ए sharp edge obstacle. That depends on the wavelength of the wave
वेदर इट्स अ साउंड और इट्स अ लाइट वेव। तो खैर, हमें अपर्चर और स्लिट समझना था। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन अपर्चर। अपर्चर मतलब होल, सिंपल, छोटा होल, उसको अपर्चर कहते हैं। हालांकि छोटे की डेफिनेशन थोड़ी देर में क्लियर होगी। चलते हैं आगे फिर और समझते हैं कि इस होल का कुछ साइज भी होना चाहिए क्या। पर उससे पहले ये समझना जरूरी है कि अपर्चर जब बीच में आएगा लाइट के तो होगा क्या। कि हमने अब तक डायफ्रैक्शन को नहीं समझा है, हमने डायफ्रैक्शन के नाम को जाना है, डायफ्रैक्शन किसके थ्रू होगा इसको समझने की कोशिश करी है। फिर पता लगा अपर्चर और स्लिट होता है, पर देखते हैं लाइट का बिहेवियर क्या है अपर्चर और स्लिट के अबाउट। तो हमें एक बात समझ में आई। तो मैं न्यूटन की थ्योरी के हिसाब से इट इज पार्टिकल, तो मैं पार्टिकल वाली थ्योरी लेता हूँ। मैंने दो पार्ट दिखाए आपको, एक ब्लू है, एक आपके पास पिंक है। और मैंने अपना अपर्चर कुछ इस तरीके से अभी सेट करा कि पिंक वाले सारे रुक जाएं और रेड वाले सारे चले जाएं एज ए पार्टिकल। अब बॉल समझ लो क्या होगा। आपने देखा जहां पे मेरा अपर्चर है वहां ब्लू वाली बॉल रुक गई। आपने बॉल फेंका, दीवार थी, बॉल आपकी रुक गई। पर पिंक वाले के पास कुछ भी नहीं था, कोई बॉल नहीं था और वो चला गया पूरे का पूरा। राइट। तो ये इस तरह की कहानी होती है पार्टिकल में, और यही रे ऑप्टिक्स का आधार भी है। न्यूटन ने क्या करा था, उसने पार्टिकल माना था लाइट को। करपस्कुलर थ्योरी पार्टिकल थ्योरी है बेसिकली। तो जो पार्टिकल उसने माना, तो पार्टिकल तो रेक्टिलिनियर वे में प्रोपोगेट करती है, और हमारे मैक्सिमम फिनोमेना जो हमारे डेली लाइफ में हो रहे थे इससे एक्सप्लेन हो जाते हैं। तो वहां हम लाइट के पार्टिकल करेक्टर को मान के चलते हैं कि लाइट हमारा रेक्टिलिनियर वे में जा रहा है। पर वहीं पे हम एक चीज और देखते हैं। क्या देखते हैं कि घर में अगर हमारे लाइट पड़ रही हो तो दरवाजों से, खिड़कियों से शैडो बन रही होती है। तो जरा वो क्यों बनता है फिर। माना कि पार्टिकल जैसा बिहेवियर ऑलमोस्ट दिखता है। कोई होल होगा तो वहां से वो पूरी लाइट नजर आएगी, बिल्कुल एक गोल है तो होल, तो गोल वे में बाहर से आएगी, राउंड सर्कल बनाता हुआ आएगा, पार्टिकल वे में दिखता है। दरवाजों के आसपास ये शेडो कहाँ से आती है, जरा उसको भी समझने की कोशिश करें। तो इसके लिए हमने वेव नेचर को समझा है यहाँ पे। तो वेव नेचर के लिए जैसे मैंने पार्टिकल लिए थे वैसे ही मैंने क्या ले लिए इस बारी, वेव्स ले लिए। वैसे ही ऑब्स्टेकल है, सेम ऑब्स्टेकल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या हुआ, मैंने थोड़ा रोकता हूँ यहाँ पे खुद को। तो नेचुरली आपको क्या लगता है, यहाँ से सारी लाइट जो ब्लू वाली है वहीं रुक जाएगी और ये पिंक वाली चली जाएगी, जैसा कि पार्टिकल के केस में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो रहा होता तो शेडो कभी नहीं बनती, पर शेडो बनती है। और शेडो क्यों बनती है, क्योंकि हमारी जो लाइट है, मैं जिस पोर्शन की बात कर रहा हूं आपके आगे, मैं किस पोर्शन की बात कर रहा हूं, मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं। ये जो छोटा सा पोर्शन है यहाँ पे जो लाइट है मेरी, राइट, उसका जो अगर आप वेवलेट का देखिए, ये पिंक कलर का मैंने एक लोकस बना दिया सबका, सेम फेस वाला वेवफ्रंट बन गया है सेकेंडरी वेवलेट का, जो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। आप देखेंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं है। अगर यही वेव फॉर्मेशन ऊपर बन रही हो तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन था, इसलिए लाइट सीधी की सीधी निकल गई। यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल ना होने की वजह से क्या होगा, असिमेट्रिक कंट्रीब्यूशन आएगा वेवलेट से। यानी कि लाइट एडअप तो होंगी पर असिमेट्रिकली एडअप होंगी, और जिसकी वजह से धीरे 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 आपका रेडिएशन डम होता चला जाएगा कुछ डिस्टेंस के बाद। राइट। तो ये जो था, ये हाइजन प्रिंसिपल आपको तो आता ही है पहले, बस फ्रेजनल में सिर्फ इतना कहा था, जो हाइजन ने कहा था उसमें एडिशन था सिर्फ, कि इंटेंसिटी जो है, या जो यूं कह लो आप एम्पलीट्यूड जो है, वो सेकेंडरी वेवलेंथ का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके एड अप होंगे। खैर मेरा पर्पस अभी हाइजन फ्रेजनल प्रिंसिपल को बताने का नहीं था, बिकॉज ये सिलेबस में है नहीं आपकी। तो हाइजन प्रिंसिपल पता ही है, सेकेंडरी वेवलेंथ बनता है तो वहां पे बनेगा, वो कॉर्नर पे भी बनेगा। बट क्योंकि कॉर्नर पे उसको अपने आप को पूरा एक्सप्रेस करने की जगह नहीं है, तो क्या करेगा, वो अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा, वहां पे एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और एनर्जी के रिडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होगा, वहां पे एक अलग तरीके का फैलाव आएगा लाइट का, और इसलिए बन जाएगी शेडो।
स्कैटरिंग होगी थोड़ी सी, थोड़ा सा जो लाइट का पोर्शन है थोड़ा सा और एंगुलर वे में स्प्रेड करेगा और आपको वहां पे एक शैडो नजर आएगी। तो ये होता है। और इसीलिए डायफ्रैक्शन जो है एक वेव फिनोमेना है, ना कि एक पार्टिकल फिनोमेना है। इसलिए हम वेव ऑप्टिक्स में डायफ्रैक्शन को पढ़ते हैं। इसका मतलब डायफ्रैक्शन क्या हुआ? डायफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट अबाउट द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल। किसी भी ऑब्स्टेकल के कॉर्नर पे लाइट का बेंड होना एक डायफ्रैक्शन फिनोमेना है। ध्यान रखेंगे, मैंने बताया और समझाया आपको कि ये ना तो रिफ्लेक्शन है, ना ट्रांसमिशन है और ना रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन तब अकर करता है जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हो। यहाँ पे वैसे कोई कहानी नहीं हो रही, यहाँ प्राइमरी लाइट की कोई बात ही नहीं है, सारी बात सेकेंडरी वेवलेट की बात है, जो अपने आप को कुछ असिमेट्रिक वे में रीडिस्ट्रीब्यूट करता है जब वो किसी कॉर्नर से जा रहा होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई? तो इतनी सारी बात समझने के बाद, ऑब्स्टेकल या अपर्चर का बिहेवियर समझने के बाद, अब सवाल ये पैदा होता है, क्या अपर्चर का जो साइज है मेरा और वेव ऑप्टिक्स से उसका भी कोरिलेशन है? तो इसको समझने के लिए मैं कुछ समझना पड़ेगा। और बेसिकली यही हमारे पॉइंट्स बनते हैं स्टडी की। तो पहले हम समझते हैं वेवलेंथ। अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो कोई भी वेव है उसकी अपनी एक वेवलेंथ होती है जिसको हम लैम्डा कह देते हैं। अब अगर अपर्चर जो है वो किस तरह से होता है पहले उसको समझ लीजिए। अपर्चर हमने दिखाया सर्कुलर भी हो सकता है, अलग टाइप का भी हो सकता है, स्लिट भी है हमारे पास, और एक ओपन हमारे पास स्लिट फॉर्मेशन भी हो सकती है। एक की तरफ स्लिट है दूसरी तरफ नहीं है, तो यहाँ पे भी आपके पास रेडिएशन आके इंटरेक्ट करेगी करेगी। अब एक बात जो समझने वाली बात ये है कि इन दोनों के बीच में जो अपर्चर का साइज है उसको हम ए मान लेते हैं। अगर ये डायामीटर है तो हम कहेंगे कि किसका, अगर सर्कुलर है तो सर्कुलर आपके पास होल है तो उसका डायमीटर होगा, तो उसको हम कहेंगे ए। स्लिट के केस में भी विथ को हम ए कह सकते हैं, जो स्लिट की विथ है बेसिकली। और ऐसे ही अगर कोई मान लो सिंगल है पड़ा हुआ कोई ऑब्स्टेकल है, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेसिकली उसका अपर्चर साइज हो सकता है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कंडीशन क्या हो सकती है? तो एक कंडीशन तो आपको सामने बताई, ज्यादातर यही होता है कि अपर्चर का साइज बहुत बड़ा है आपके वेवलेंथ ऑफ लाइट से। और लाइट के केस में तो बहुत ट्रू फैक्ट भी है, क्योंकि लाइट का वेवलेंथ बहुत छोटा है। दूसरा, अपर्चर कंपेरेबल है लाइट से। साउंड के केस में कंपेरेबल होना आसान है, पर लाइट के केस में थोड़ा मुश्किल, राइट? तीसरी बात क्या हो सकती है? सबको पता है, उल्टा कर लेते हैं कि अपर्चर साइज बहुत बहुत छोटा है लैम्डा से। ऐसा भी हो सकता है यूजली। पर नॉर्मल लाइफ में जब आप रेडिएशन की बात करते हो, रे ऑप्टिक्स की बात करते हो, तो हम सारी बातें अबाउट कर रहे होते हैं इसकी, यानी कि जब हमारे पास अपर्चर साइज जो है वो लैम्डा से बहुत 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 बड़ा होता है। ये जो दो फीचर है ये आपको कमतर ही दिखते हैं, इसीलिए डायफ्रैक्शन का फेनोमेना आपको थोड़ा कम ही समझ में आता है स्टार्टिंग में, राइट? ये तो बड़ी बातें थी। पर अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अपर्चर का साइज सर्कुलर के केस में ही मान लेते हैं, सबसे छोटा आप कितना प्रोड्यूस कर पाओगे? तो ये सारा ही डिपेंड करता है। और दूसरी बड़ी बात, जो हमारे पास लाइट है, लाइट की जो वेवलेंथ है वो कितनी है? तो बताइए, ब्लू लाइट का वेवलेंथ कितना है? तो हम एक एवरेज लेके चलते हैं, हम उसे 300 नैनोमीटर मान के चलते हैं। इसी तरीके से रेड कलर का 700 नैनोमीटर मान के चलते, एवरेज ले ले 500 नैनोमीटर। ठीक है, तो ऑर्डर क्या रहेगा? 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर का, क्योंकि डाटा हमारे पास सेंटीमीटर में था, राइट? तो लैम्डा हमारे पास आ गया। अब मैं जो अपर्चर की साइज की बात कर रहा था, तो मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो 5 माइक्रोमीटर का अपर्चर साइज हो सकता है आज तक की डेट में। सब नीचे भी जाने की कोशिश हो जाएगी फ्यूचर में तो पता नहीं, आज की डेट में तो 5 माइक्रोमीटर है। अब अगर मैं 5 माइक्रोमीटर को एमएम में कन्वर्ट करके देखूं तो मुझे पता लगता है ये तो 10⁻³ के ऑर्डर का जा रहा है, जबकि मेरी वेवलेंथ जो है वो 10⁻⁴ के ऑर्डर की है। यानी कि आप एक बार बताइए, कितने लैम्डा आ गए आपके ए में? यानी कि ए आपका बड़ा था। किससे बड़ा था? ए आपका लैम्डा से बड़ा था, यानी कि हम यहां कहीं फंस गए, राइट? इसके क्लोज है पर इस तरफ से, क्लोज तो है पर ऊपर की तरफ से। तो यानी कि जो अपर्चर साइज है वो बड़ा है लैम्डा से, पर बहुत बड़ा नहीं है।
प्रैक्टिकल सिचुएशन हमारे पास ये आ सकती है अगर हम बहुत फाइन एक होल करवा लें तो ये है अपर्चर साइज। अब समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये है कि अपर्चर का साइज क्या है, बड़ा है लैम्डा से, और यूजली बड़ा ही रहेगा। छोटे के केस में बंद हो सकता है, फिर तब क्या कहानी होगी। तो फिलहाल हम 3 केसेस को ही समझने की कोशिश करते हैं, वन बाय वन समझते हैं। तो पहले मैं केस स्टडी कर रहा हूँ, एग्जाम्पल वही लूंगा न्यूटन रिंग वाला ही, ताकि सॉरी नॉट न्यूटन, यंग डबल स्लिट वाला, ताकि आपके लिए थोड़ा आसान रहे। तो यहाँ ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा, अंडरस्टैंडेबल ग्रेटर देन लैम्डा है। तो हम वैसा ही कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, ये बड़ा कर लिया मैंने, आपने देखा रेडिएशन आएगी इसमें, और यहाँ से बिल्कुल ऐसे ही निकल जाएगी जैसे कि रे के फॉर्म में निकलती, सन की लाइट आई दरवाजे से निकल। ये सिंपल फिनोमेना है। ये तब होता है जब मेरा अपर्चर साइज बहुत बड़ा होता है वेवलेंथ से। जैसे वेवलेंथ मुझे पता लग गया 10⁻⁻7 के ऑर्डर का है, तो हमारा दरवाजा, हमारी खिड़की, कुछ भी इससे बहुत बड़ी है। तो ये नॉर्मल फिनोमेना है जो हमारी लाइफ में अकर करता है। तो ये रे ऑप्टिक्स कहते हैं। रे ऑप्टिक जैसा ही बिहेवियर है। तो कहानी क्या बनी, अब बात समझने की कोशिश करें कि हमने अपर्चर साइज देखा तो पता लगा इसका मतलब ये कि जो डायफ्रैक्शन है तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो लाइट है वो सीधी सीधी निकल रही है। ठीक है, कोहेरेंस बहुत पुअर है, इसलिए इंटरफेरेंस का यहाँ कोई मीनिंग ही नहीं। तो इस तरह के फिनोमेना में वेव ऑप्टिक्स नहीं होता है, वेव फिनोमेना आकर नहीं करता है, तो इसको हम वेव ऑप्टिक्स में नहीं मानते। ठीक है, दूसरा केस करते हैं। अब दूसरे केस में समझिए, सिंगल स्लिट तो इस बार भी होगी पर थोड़ी वाइडर कम है। ठीक है, तो कहानी हम ले रहे हैं जैसे हमने पिछली बार लिया था कि ए का लैम्डा के साथ क्या रिलेशन है, तो इस बार हम मान रहे हैं कि लैम्डा के साथ बराबर का रिश्ता है इस बार। अब बराबर का रिश्ता होगा तो काम अच्छे से होगा। तो देखिए होता क्या है, अब जब प्लेन वेव की तरह रेडिएशन आपकी आएगी, देखिए किस तरह से जा रही है। वही जो पोर्शन मैंने आपको बताया अभी, जब ए मच मच ग्रेटर देन लैम्डा था, अब वो पोर्शन नैरो हो जाएगा क्योंकि ए बहुत छोटा हो चुका है, अपर्चर साइज से ही जाना है। अब जो डायफ्रैक्शन आकर करना है वो कहाँ आकर करता है, कॉर्नर में आकर करता है। ये पता लग गया आपको कि डायफ्रैक्शन कहाँ आकर करता है, कॉर्नर के थ्रू आकर करता है। क्योंकि जो यहाँ से रेडिएशन जा रही है इस कॉर्नर के पास से, उसमें थोड़ा बहुत प्रेशर भी पड़ सकता है कि उसको जगह नहीं मिल रही है जाने की पूरी। बाकी सब तो चले जाएंगे, फिर जो एक्सट्रीम वेव्स है उनको जगह नहीं मिल रही है जाने की। ठीक है, तो क्या करते हैं, अपने एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं थ्रू सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, तो आप यहां से लेके यहां तक हर पॉइंट पे एक सेकेंडरी वेवलेट कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारे पास होता क्या है कि सेंटर वाला जो है उसको तो कैंसिल आउट नहीं कर पाते, पर बाकी हम कैंसिल आउट कर पाते हैं, और इस वजह से रेडिएशन हमारे को एक सीधी फॉर्म में दिखती है। कोई बात नहीं, दिखती है तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे साइड में हमें थोड़ा शेडो नजर आता है। हालांकि डायफ्रैक्शन का ऑर्डर होता है, पर उसके विषय में मैं बाद में बताऊंगा आपको। और फिलहाल ये समझ लीजिए कि शेडो फॉर्मेशन क्यों होती है। तो लाइट आप इस तरीके से डालेंगे तो शेडो फॉर्मेशन हो रही है। अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखें तो आपको टॉर्च की याद आ रही होगी। टॉर्च में ध्यान से देखें, होता क्या है, बल्ब होता है, आगे उसका शीशा लगा होता है। ठीक है, और उसके बाद लाइट इसी तरीके से कुछ फैलती है, राइट। पर वो डायफ्रैक्शन नहीं है, पर वहां पे भी डायफ्रैक्शन हो रहा होता है। आप किनारे में देखो तो रेडिएशन थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि डायफ्रैक्शन होता तो हर केस में है। इवन पिछले केस में भी डायफ्रैक्शन हो रहा था, पर वो बहुत वीकर था, बहुत पुअर। इस केस में डायफ्रैक्शन अच्छा होता है, इसलिए ऑब्जर्वेबल होता है, दिखता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्प्रेडिंग ऑफ वेव हो रहा है कॉर्नर्स के अबाउट पे, और डायफ्रैक्शन यहाँ अच्छे से आकर कर रहा है। ये बात तो समझ में आ गई आपको। तो उसको समझते हैं पहले। तो डायफ्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है। कोहेरेंस क्योंकि ये अच्छा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जितने एलिमेंट है सारे इन फेज रहने की कोशिश करेंगे, तो डायफ्रैक्शन जो है वो डोमिनेट करता हुआ फिनोमेना है यहाँ पे। और फ्रिंजेस की जो हमारे पास होते हैं थोड़े वाइड दिखते हैं। हो गया। अब जो केस आप देखिए, सिंगल स्लिट बहुत नैरो कर दिया मैंने, वेवलेंथ से भी नीचे कर दिया। वेवलेंथ से भी नीचे है तो क्या होगा, देखिए इसमें क्या हुआ, ध्यान से समझिए। अब वो जहां पे जितना आपका अपर्चर साइज है, रेडिएशन तो उतनी ही बाहर आ पाएगी, आ गई बाहर।
रेडिएशन चली भी गई, शैडो बनता हुआ नजर आया। पर इस बार चक्कर क्या है, डायफ्रैक्शन तो अभी भी हुआ है। क्यों? स्लिट हालांकि छोटा है, तो क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन और अच्छे से तरीके से होगा। तो होगा क्या उस केस में, आपके पास जो स्प्रेडिंग और ज्यादा हो जाएगी, बहुत वाइड स्प्रेडिंग होगी, फ्रैक्शन आकर करेगा। बट एक बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्या? क्योंकि होल छोटा है आपका, तो लाइट पूरी आ ही नहीं पाएगी। आपको ये सब कुछ एनर्जी इंटेंसिटी के कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ ऐसा लगेगा कि पॉइंट सोर्स है, वहां से रेडिएशन एमिट हो रही है, बस। राइट? तो हमने 3 केसेस थे जो ए और लैम्डा के साइज के कंपैरिजन के बेसिस पे थे, जिसको हमने ध्यान से समझा और पाया कि डायफ्रैक्शन होता तो हर बार है, पर कहीं स्ट्रॉन्गर होता है, कहीं वीकर होता है, और कहीं स्ट्रॉन्गर तो बहुत होता है पर इंटेंसिटी नहीं होती है। 3 बातें समझ में आई हैं। उनको सम अप करते हैं एक बारी। चौथी बात की बात बाद में करूंगा, इसलिए इसको मैंने अलग कलर से करा है। तो डायफ्रैक्शन वीक होता है जब आपका अपर्चर साइज बहुत बड़ा होता है। डायफ्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है जब साइज बराबर होता है या कंपेरेबल होता है। और जब साइज बहुत छोटा होता है तब भी स्ट्रॉन्गर डायफ्रैक्शन हो रहा होता है, बट इंटेंसिटी नहीं मिल रही होती है। बड़ी प्रॉब्लम है, कोहेरेंस होगा ही नहीं। होगा नहीं तो इंटरफेरेंस पैटर्न क्यों दिखेगा? क्योंकि डायफ्रैक्शन में भी बेसिकली जो वेवलेट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो एडअप तो हो रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं फ्रेजनल लॉ के हिसाब से। तो इंटरफेरेंस तो उनका भी हो रहा है, सेकेंडरी वेवलेट का ही सही। यही मैं कह रहा था आपसे कि इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन एक रिलेटिवली टफ फिनोमेना है, अगर उन दोनों को सेपरेट आउट करा जाए तो। तो आपने ये सारी बातों को अगर समझा हो, तो ये मिला आपको कि जब ये वेवलेंथ के कंपैरिजन में होगा तो डायफ्रैक्शन अच्छा खासा होगा। नॉर्मली ये जो मैंने ब्लू वाला बताया, ये प्रैक्टिकल केस है। क्यों प्रैक्टिकल? मैंने आपको बताया कि जो अपर्चर साइज है उसकी कंडीशन क्या रहने वाली है। तो उसके हिसाब से आपके पास जो डायफ्रैक्शन है मॉडरेट वे में होगा, ठीक है, और कोहेरेंस बहुत अच्छा होगा। अब कोहेरेंस अच्छा होगा तो क्या होता है, डायफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा और इंटरफेरेंस कंबाइन बहुत सुंदर बनता है। और नॉर्मली यंग डबल स्लिट में आपने समझ लिया यही हो रहा होता है। So I hope you understand what is the role of aperture size in wave optics, right? तो हम यहाँ से डायफ्रैक्शन को समझ गए। डायफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट अबाउट द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल। थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि कोहेरेंस और इंटरफेरेंस से क्या कपल्ड है और कैसे कपल्ड है। तो इस सबको बड़े ध्यान से समझेंगे और सारी बातों को याद रखेंगे आप। तो कैसे डायफ्रैक्शन प्रोड्यूस करता है इंटरफेरेंस, इसको समझने की थोड़ी कोशिश कर रहे हैं कि डायफ्रैक्शन और कोहेरेंस अपोजिंग फिनोमिना नहीं है, कपल्ड है रादर। और डायफ्रैक्शन बेसिकली मैकेनिज्म है जिसमें हम जो कोहेरेंस है टिपिकली अपर्चर की वजह से, तो स्पेशल कोहेरेंस होना चाहिए, उसके बीम को गेन करते ही लूज करते ही, राइट? इंटरफेरेंस उनमें ही दिखता है जहां पे डायफ्रैक्शन पहले हो जाएगा और कोहेरेंट होगा, वहीं पे इंटरफेरेंस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो डायफ्रैक्शन असल में ज्यादा फंडामेंटल है। सवाल मैंने यही पूछा था, यही से कोशिश कर रहा हूं कि डायफ्रैक्शन क्या है मेरे पास, एक फंडामेंटल है एज कंपेयर टू, प्रॉपर्टी है एज कंपेयर टू इंटरफेरेंस। और जो कोहेरेंस है वो डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बीच का ब्रिज है, राइट? तो यानी कि डायफ्रैक्शन, कोहेरेंस और इंटरफेरेंस तीनों कपल्ड फिनोमेना है, राइट? डिफरेंशिएबल हैं। आप डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और कोहेरेंस को अलग कर सकते हो, बट बट ऐसा नहीं है कि इंटरफेरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंगल स्लिट भी अगर होगा तो डायफ्रैक्शन तो फिर भी अगर करेगा, इंटरफेरेंस करे ना करे। ठीक है? तो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डायफ्रैक्शन। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में हम करेंगे फ्रेजनल और फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन, राइट? उसको समझेंगे दोनों का डिफरेंस, फिर मैं डायफ्रैक्शन के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। ऑल्दो डायफ्रैक्शन नहीं है +2 में, तो बस जस्ट एक आइडिया देके यहीं पे फ्रेजनल और फ्रॉनहोफर में बता दूंगा आपको। तो होपफुली +2 के लिए वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाए डायफ्रैक्शन के, बट नहीं, बाकी क्लासेस के लिए यानी कि हायर स्टडीज के लिए सिंगल स्लिट और डबल स्लिट मैंने करवाना है आपको।
तो उसको बाद के प्लेलिस्ट में लाएंगे, तो इसलिए मैं पोलराइजेशन पहले लेके आ जाऊंगा। तो पहले हम +2 का पार्ट का सारा फंडामेंटल आपका क्लियर हो जाए, फिर हम हायर पार्ट में चलेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू, थैंक्स फॉर लर्निंग विद वाइजस, मिलते हैं फिर से।